सवाल है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are these parts 5 equal parts, these parts are then connected in parallel combination. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the ratio R is to R dash. देखो एक वायर है जिस वायर का पूरे वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अगर ए बी हमारे पास वायर है तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक। अब बोल रहा है ना इस वायर को आप 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दीजिए। कह रहा है दिस वायर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हो गया ना 5 पार्ट। तो कह रहा है कि इस वायर को आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम इस वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो देखो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, बना था, बन गया, कितना आया देख लेते हैं। तो देखो पूरे रेजिस्टेंस, पूरा जो वायर था इसका रेजिस्टेंस आर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/5 होगा ना। हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा, है, होगा कि नहीं होगा। हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/5। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, पूरे वायर का अगर रेजिस्टेंस है हमारा कितना है, आर है, आर है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस वायर is divided into 5 equal parts. So resistance of each part अगर हम निकालें, resistance of each part कितना होगा, resistance of each part 1 होगा। वाह, पूरा पढ़ रहे हो। होगा R/5 एक पार्ट का रेजिस्टेंस। अब कहता है ना कि ये 5 भाग में काट के छोड़ा नहीं गया, पांचों भाग को पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है। पांचों रेजिस्टेंस जो थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको ऐड किया गया। नाउ ऑल 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सभी को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया था वो R डैश हो गया था, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R डैश। तो नाउ R डैश हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R डैश इक्वल टू लिख सकते हो ना, इन सब का लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू था R/5, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू होता है 1 के नीचे जाता है, लिखेंगे यहाँ। तो अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो तो 1/R डैश
1/r डैश इक्वल टू, अभी सबको रेसिप्रोकेट करोगे तो 5 ऊपर जाएगा, यानी 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस बस ना, तो 1/r डैश इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 4, 5 प्लस 5 प्लस 25/r। हमसे पूछ क्या रहा था, द रेशियो ऑफ r इज टू r डैश पूछ रहा है, r इज टू r डैश, तो r को कहाँ भेजेंगे, ऊपर, तो r/r डैश इक्वल टू 25/1 होगा ना, सो r इज टू r डैश इक्वल टू 25/1। क्लियर है। दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। हमारे पास ऑप्शन है, तो कह रहा है ना कि कौन नहीं शो करता है इलेक्ट्रिकल पावर को, कौन शो नहीं करता है, तो ये शो नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो देखिए 220 वोल्ट पे 100 वाट पावर का जनरेशन कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि 110 वोल्ट पे कितना पावर जनरेट करेगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब को पे 220 वोल्ट और 100 वाट रेटेड है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और पावर कितना है, 100 वाट है, ठीक। अगर यहाँ वोल्टेज बदलने के लिए बोल रहा है, तो वोल्टेज बदलेंगे तो करंट भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करेगा ना। तो करंट का वैल्यू यहाँ नहीं निकालेंगे, बल्ब तो हमारा सेम ही रहेगा, पहले पार्ट में और दूसरे केस में दोनों में ही बल्ब तो हमारा सेम है। हम पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा और घटा रहे हैं, तो बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। बल्ब का रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस रहेगा वो अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस केस में ना हम यहाँ पे पहले R का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और वो जब R का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद उस R का वैल्यू रख के, और पोटेंशियल डिफरेंस पता है और R का वैल्यू पता है, वहाँ से निकल जाएगा P। तब P इक्वल टू रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला R के केस में कौन होता है, P इक्वल टू V² R होता है ना। वैल्यू पुट करो, P के जगह पे 100 वाट, अब V के जगह पे 220 इंटू 220 हो जाएगा ना बाई R। चलो तो R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 100, यानी कि 484 ओम इसका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया अगेन। और सेकेंड पार्ट में कहता है सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को आप रख दीजिए 110 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम है ना रहेगा 484 ओम। तो हमसे पूछ रहा है पावर, ठीक। तब P इक्वल टू फिर से फॉर्मूला V²। चलो $484, इसको काट दो, ऐसा करो 11 चौक 44, ऐसा इसको लिख सकते हैं ना। 10 बार में 11 से कट गया, 11 चौक 44, 44 बार में कटा, अब फिर 11 से 10 बार में कटा, 11 चौक 44, 4 बार में कटा, 100/4 यानी कि 25 वाट। क्लियर है। सवाल बोल रहा है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल सेम है एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लंबाई भी सेम है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन या फिर डायमीटर भी सेम है, मतलब तार का लंबाई भी सेम है, तार का मोटाई भी सेम है, मतलब दो तार है हमारे पास सेम लंबाई का, मान लो ए बी वायर है और सी डी वायर है, ठीक, ए बी वायर है और सी डी वायर है, दोनों का ही लंबाई एल और एल है, दोनों का ही डायमीटर भी सेम है। पूछ रहा कह रहा है आगे कि पहले उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया और उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों वायर को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए, सीरीज में, और फिर उसके बाद पैरेलल। तो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जब कनेक्ट करेंगे तो भी हीट प्रोड्यूस होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस्ड हीट का रेशियो निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस्ड हीट से। सवाल समझ में आया? दो सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है, उसको एक बार हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ये किए, ठीक है पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों वायर को ऐड कर दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में ही सेम रखना है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखना है और पैरेलल में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। तो कह रहा है कि इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हीट प्रोड्यूस होगा और पैरेलल में कितना होगा, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। सवाल समझ में आया? तो देखो हम लोग के पास फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी है ना, और H इक्वल टू वी आई टी। तो देखो सवाल में ये मेंशन कर रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस हमको सेम रखना है। करंट बदलेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस में भी करंट बदल सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है। तो हम उस फॉर्मूला को उठाएंगे ना जिसमें करंट हो ही नहीं, ताकि जिसमें सिर्फ क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस हो। तो सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो लेट कर लेते हैं। अच्छा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी आर। मान लिए कि दोनों ही वायर का रेजिस्टेंस आर है, मतलब इसका भी रेजिस्टेंस आर और इसका भी रेजिस्टेंस आर। तो व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो उस केस में अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाते हैं तो आर एस इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, यानी 2R हो जाएगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि उसको आप पैरेलल में भी जोड़िए। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब उसको पैरेलल में जोड़ोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब उसको पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/RP इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/R प्लस 1/R होगा ना, कोई दिक्कत है तो बोलो, होगा। 1/RP इक्वल टू R 1 प्लस 1, यानी 1/RP इक्वल टू 2/R। हमको RP का वैल्यू निकालना है, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। RP इक्वल टू R/। अब देखो, अब कह रहा है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस निकाल लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हीट प्रोड्यूस कर लेंगे। टाइम पीरियड भी सेम रखना है। क्यों सेम रखना है? क्योंकि सेम पीरियड के लिए करंट फ्लो कराने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो HS अगर हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तब V² इंटू टी होगा ना। अच्छा, यहाँ RS के जगह पे, ये R के जगह पे हम लोग RS रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो HS इक्वल टू V² RS। RS के जगह पे 2R रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? रख सकते हैं, इंटू टाइम पीरियड। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो।
और उसी तरह से हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, HP इक्वल टू, तो HP इक्वल टू VA² बाई RP इंटू T, यानी HP इक्वल टू हो जाएगा VA² बाई, अच्छा देखो RP के जगह पे लिख सकते हैं R/2 इंटू T, यानी ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो HP इक्वल टू 2VA² बाई R इंटू T, सेकेंड इक्वेशन। अब कह रहा है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालिए आप, तो HS/HP कर दें। नाउ रेशियो, तो रेशियो निकालोगे तो HS/HP, तो HS कितना है VA² इंटू T डिवाइडेड बाई 2R, और वो कितना है 2VA² बाई R इंटू T। तो इसको ऐसा लिख सकते हो VA² इंटू T डिवाइडेड बाई 2R, और ये रेसिप्रोकेट होगा तो 2, ये कहाँ जाएगा R ऊपर जाएगा ना, R बाई 2VA² इंटू T। देखो तो VA² से VA² गया और T से T गया, R से R गया, ऊपर में 1 बचा, यानी HS/HP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:4। सवाल बोल रहा है ना, कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm, कॉपर वायर का डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है, रजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। डायमीटर है 0.5 mm, तो अगर इसका हम रेडियस निकालें तो 0.5/2 हो जाएगा ना रेडियस। क्यों? क्योंकि वायर तो हमारे ऐसा ही ना होता है जी, वायर तो यही है। तो डायमीटर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ पूरा 0.5 mm है, तो इसका अगर रेडियस निकालोगे तो 0.5/2 हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो मिलीमीटर में है ना, और ऐसा यूनिट तो मिलीमीटर होता नहीं, हमको कन्वर्ट करना होगा किस में, मीटर में। तो 0.25 यहाँ होगा इंटू हो गया उसका क्या रेडियस, ठीक। रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक्स इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है 10 ओम, हमसे पहला पार्ट में पूछ रहा है कि लेंथ इसका कितना होगा, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। सेकेंड पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में चलेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला R बराबर रो इंटू L/A होता है, वैल्यू पुट करते चलो, और क्या 10 बराबर 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू लेंथ निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो πr²। एक का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना, तो πr², तो πr², पाई इंटू, अच्छा रेडियस कितना है 0. अच्छा इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 10 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई πr², डेसिमल में ही रख देते हैं, और R का वैल्यू है वहाँ, R का वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 10, ये सारा ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे वाला, तो 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ होगा। कोई दिक्कत? ये वाला कहाँ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻8 इक्वल टू लेंथ,
देखो पहले तो क्या करो ना, 3 छोटा करते हैं पहले, 3.14 इंटू 0.25 में 0.25 से गुना करते हो तो 0.0625 होगा ना, इनटू ये छोटा हुआ, अब ये 10 इनवर्स 3 तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, होगा ना। आई 10 इनवर्स 8 को ऊपर लेके अगर आ जाते हो तो 10 टू द पावर +8 होगा कि नहीं होगा। 10 इनवर्स 8 को अगर ऊपर लेके आते हैं तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना। चलिए बाय 1.6 तो L इक्वल टू अच्छा 10 नहीं लिखे तो 10 यहाँ लिख देते 10, चलो ठीक है। तो 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू पावर 8 + 1 - 6, 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 9 में से 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.6। चलिए अप्रॉक्स यहाँ कर दें, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। हाँ तो देखो अब ये हो गया हमारा इसका क्लियर। अब इसके बाद ना इस ग्राफ को क्या कर दो, मिलाओ, यही हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन जो कि शो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ को। और इसी का फिर सेकेंड पार्ट शायद कह रहा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। देखिए पहले हमको एक ग्राफ बना लेना था, तो हमारा V और I का ग्राफ ये हुआ, क्लियर। V और I का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब हमको इस ग्राफ के मदद से ना इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो कहीं से भी निकाल सकते हो, मतलब ग्राफ के मदद से क्या, जब हमारे पास V और I है ये है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ग्राफ के मदद से निकालना है। तो देखिए हमारा जो सबसे आसान वैल्यू है ना क्वेश्चन में, जो सबसे आसान हमको दिख रहा है, देखो रेजिस्टेंस निकालना है, तब V इक्वल टू होता है IR, तो R इक्वल टू होगा ना V/I। तो हम अपने क्वेश्चन से वैसे वैल्यू को देखें ना जो कि आसानी से कट जाए। काहे उतारने पे जोड़ दिए हो, यहाँ देखो ना, तो देखो यहाँ 3.4 पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ 1 है, तो 3.4 और 1 का लेते हो तो 1 कट के यानी रेजिस्टेंस सेम में रह जाएगा ना, रहेगा ना, कहीं हमको कैलकुलेशन करने का झंझट नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत। अगर यहाँ अगर स्लोप हमको निकालना है, स्लोप निकालना है, कभी भी रेजिस्टेंस निकालना होगा ना तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल लोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। जैसे कहीं हमको निकालना है स्लोप ऑफ द ग्राफ, अब इसका निकालना है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसको ऊपर रखोगे और ये बेस वाला लाइन को नीचे, वही होगा हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो सिंपली अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो यहाँ दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं, देखो ये दूसरा यहाँ है ना ये, तो परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3.4। अब बेस का लेंथ कितना है, 1 है ना। करो व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक, एंड अनरोल्ड रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, I दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस, अरे यो क्वेश्चन पूछ ही वाला था, V बराबर IR। तो देखो अब यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखना, मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कहीं देगा ना तो मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, और फिर वहीं 1 माइक्रो एम्पियर, इसको और बड़ा लिख दो, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, याद रखना इसको। और 1 माइक्रो एम्पियर भी कहीं कहीं मिलता है,
ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो इस केस में 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर है तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा ना। लगा दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर लगाते हैं तो V बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, 12 बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू R। तो 12/2.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। जितना काट छाट के है गुना भाग तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 9 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट। यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 9 में रजिस्टर 1 2 3 4 5 गो रजिस्टर है ना। तो R1 का वैल्यू कितना है? एक कोई बोलो। नहीं तो अभी नहीं ना, क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। 0.2 ओम। उसके बाद क्या है? R2 कितना है? 3 ओम। R3 ए वो कोई बोलो ना। और उसके बाद R5 कितना है? 12 ओम। तो देखो सवाल बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इतना हो गया और 5 गो रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है 5 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। और इन सब को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। इन पांचों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी ऑल फाइव रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सभी रजिस्टर्स को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, इसको इस वे में समझो, 5 गो रजिस्टर लगा दो, बात नहीं करो। नौ वोल्ट यहाँ दिया हुआ है। ठीक, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, ठीक है, 0.4 ओम और ये 0.5 ओम और ये 12 ओम। अगर इन सबसे करंट को फ्लो करा रहे हैं तो जो करंट, चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ फ्लो करेगा वही यहाँ फ्लो करेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी को ऐड किया तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.12 कितना आया? 13.4 ओम। ठीक है, लगा दो ओम्स लॉ। V इक्वल टू वैल्यू पुट करो, 9 बराबर I के जगह पे निकालना है, रेजिस्टेंस है 13.4। तो I इक्वल टू हो जाएगा 9/13.4 डिवाइड करके जितना है ना वही तुम्हारा एम्पियर में होगा करंट। क्योंकि और जो भी आए वही तुम्हारा आंसर होगा, करते रहना। सीरीज कॉम्बिनेशन में था इसलिए सारे रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करेगा, जो पहले से करेगा वही आखिरी से करेगा। कोई दिक्कत? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बना था किससे ये? देखो सवाल बोल रहा है ना कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट सप्लाई पे 5 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए 176 ओम के 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, या फिर 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े
कि 220 वोल्ट से कनेक्ट करने पे 5 एम्पियर का करंट हमारा सर्किट से क्या करे, फ्लो करे, पास करे। ठीक, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछना है, 1 रजिस्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है ना 220 वोल्ट, करंट भी गिवन है और एक रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। करंट है हमारा 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। अच्छा, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बात नहीं करो, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 176 ओम, यानी R दिया हुआ है 176 ओम। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो टोटल सप्लाई तो हमारा 220 वोल्ट है, सप्लाई हमारा 220 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और करंट गिवन है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो निकाला जा सकता है। तो चलो फ्रॉम या बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू, अच्छा इसको अभी ना लिखो, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिखो, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो है 176 ओम। एक रेजिस्टेंस का हमारा वैल्यू है 176 ओम। तो ओम्स लॉ से हम V इक्वल टू IR करें, V कितना है 220 है और करंट कितना है 5 है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो जो 220 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू R हो गया। चलिए अभी इसको क्या करिए ना, तोड़ दीजिए, काट दीजिए। चौवालीस ओम। तो देखो ये जो 44 ओम आया ना, ये पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस आया। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 176 ओम, अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना आ गया, इट इज या 44 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ, या फिर टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हो, 44 इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जब ये है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 176 ओम और टोटल रेजिस्टेंस दे दिया कितना 44 ओम हमारा आ गया। हमसे पूछ रहा है कि, अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालिए। तो लेट कर लेते हैं कि n रेजिस्टेंस है। लेट टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस connected in कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बी n। मान लेते हैं कि n रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से ये लिख सकते हो ना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो अप टू, चाहे चलो Rn रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, Rn रख दी। लेकिन 1/Rp इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू 176, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 176 ओम। 176 ओम के n रेजिस्टेंस को जोड़ने पे मिल रहा है हमको 44 ओम। ठीक है, 176 ओम के n रेजिस्टेंस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है तब हमको मिल रहा है 44 ओम। R2 का वैल्यू 176 प्लस डॉट डॉट प्लस 176 1/Rp
इक्वल टू लिख सकते हो n, कोई दिक्कत, बस पहुंच गए। आरपी का वैल्यू है, हाँ आरपी का वैल्यू, ओवरऑल रेजिस्टेंस तो यही ना आया था रे, 176 ओम के n रेजिस्टेंस को लेके जोड़े तो हमको 44 ओम मिला। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में जोड़ते तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाता, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाता। हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल वैल्यू घट जाता है। तो अभी पीछे से सवाल आ रहा था कि कैसे जोड़ेंगे, कि 44 कैसे आ जाएगा। तो देखो 1/44 इक्वल टू n176। तो चलो 176 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू n, n को n कई बार में कट जाएगा, यानी 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे ना तो हमको रिक्वायर्ड मिलेगा 176 ओम, और सॉरी 44 ओम। 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 44 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिससे 220 वोल्ट सप्लाई पे 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? क्वेश्चन है, आप 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपको दिया गया, 3 रेजिस्टर्स है जिसमें से हर का वैल्यू 6 ओम है, ठीक है, यानी R1 R2 R3 सभी का वैल्यू जो है वो 6 ओम है। कह रहा है आप इसको आपस में कैसे कनेक्ट करिएगा कि 9 ओम करे, 9 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाए, और फिर उनको आपस में कैसे कनेक्ट करिएगा कि 4 ओम भी लाना है हमको, यानी कि 3 रेजिस्टर्स जो कि 6-6 ओम के हैं उनको आपस में कनेक्ट करके एक बार 9 ओम लाना है और एक बार 4 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रफ वर्क भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला आप पुट करिएगा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन का सहारा लेना होगा, आपको देखना होगा, मे भी हो सकता है कि 2 रेजिस्टेंस को लेके सीरीज में जोड़ दे और उसके साथ एक वो पैरेलल जोड़ दे तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि 2 को पैरेलल जोड़े और तीसरे को सीरीज में जोड़े तो इक्विवेलेंट आ जाए। हो सकता है कि तीनों को पैरेलल जोड़े तब मेरा रिजल्ट आए, या हो सकता है कि तीनों को सीरीज जोड़े तब मेरा रिजल्ट आए, तो कुछ भी हो सकता है। इस 9 ओम का रेजिस्टेंस लाना है, देखो 6-6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है ना, 6-6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, तो अगर सबको सीरीज में जोड़ोगे तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि 18 ओम आ जाएगा, तब तो होगा नहीं, ना 9 है ना 4 आ रहा है, यानी सीरीज में सब जुटेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 को सीरीज में जोड़ के 1 को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो देखो 2 को सीरीज में जोड़ोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, और उसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे 6 ओम को, तो पैरेलल में जोड़ोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस पे निकलेगा ना, क्लियर है। 12 1 2 2 और 1 3, यानी आरपी इक्वल टू 4 ओम। तो दूसरा पार्ट हमारा आ गया, कैसे आया कि 2 को सीरीज में जोड़ दिया, 1 को पैरेलल में। अब पहला पार्ट लाने के लिए कुछ ऐसा करें, अगर मान लेते हैं कि पहला और दूसरा को 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में जोड़ दें, हैं, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो देखो आएगा, कैसे आएगा, देखो वी कनेक्ट 2 resistors in parallel combination and third resistors in series combination। तो देखो पहला और दूसरा को कहता है कि आप पहले पहला और दूसरा को अगर हम किस में जोड़ें, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, तो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्टर
तो पहला और दूसरा रजिस्टर के लिए अगर जाते हो तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा ना, है 1/Rp इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, कोई दिक्कत? चलिए 1/Rp इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 6, 1 प्लस 1 यानी 1/Rp इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। 1 और 1 2 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी Rp का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 3 ओम। अब कहता है ना कि ये मेरा दूगो का ओवरऑल आ गया, दूसरे के साथ तीसरे को सीरीज में जोड़ना है। नाउ थर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब इस थर्ड रजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में RS अगर निकालोगे तो Rp प्लस R3 होगा। क्योंकि Rp क्यों लिखे, क्योंकि दो गो को पैरेलल में जोड़ दिए थे, तो Rp प्लस R3, Rp का वैल्यू 3 और R3 का वैल्यू 6 आ गया 9 ओम। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक, कोई दिक्कत? अब दूसरा में देखो, फिर कहता है हमको 4 ओम लाना है, तो 4 ओम तो और आसानी से आ जाएगा कि दो को सीरीज में जोड़ दो और तीसरे को पैरेलल में। तो सेकेंड बनाने के लिए इफ या फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्टर, इसको ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पैरेलल लंबा लिखो, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, कौन कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा गया है, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी RS इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा ना, नहीं होगा? R1 का वैल्यू 6 ओम, R2 का वैल्यू 6 यानी कि 12 ओम हो गया, कोई दिक्कत? एंड RS एंड R3 इज या आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/RS प्लस 1/R3 होगा ना, हो है, नहीं होगा? चलिए, तो 1/Rp इक्वल टू 1/RS का वैल्यू 12 प्लस 1/6, तो 1/Rp इक्वल टू एलसीएम लोगे 12, 1 प्लस 2 यानी 3/12, यानी हो गया हमारा Rp का वैल्यू। इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? 10 वाट का एक बल्ब है, 10 वाट का एक बल्ब है। तो देखो, बल्ब हो, कूलर हो, पंखा हो, ये सभी रेजिस्टेंस है ना, है, ये सभी रेजिस्टेंस हैं। तो कह रहा है कि 10 वाट के कितने बल्ब को हम लगाएं, आपस में कनेक्ट करें, और किस कॉम्बिनेशन में? 10 वाट के कितने बल्ब को, दिक्कत है, 10 वाट के कितने बल्ब को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें 220 वोल्ट सप्लाई से कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो। पिछले की तरह का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, यानी n का वैल्यू या x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, अच्छा करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 220 वोल्ट सप्लाई से, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा देखिए, तो पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है एक बल्ब का, पावर ऑफ वन बल्ब दिया हुआ है कितना, 10 वाट, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ से हम
एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें, कैसे, सॉरी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा हैं? चलिए अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना हो, तो पैरेलल में करंट भी तो बदल जाएगा, पैरेलल में करंट बदलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा, करंट बदल जाएगा। तो चलिए ठीक है, ओम्स लॉ लगाइए ना, जो होगा देखा जाएगा, इसमें क्या है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई है, चलिए V का वैल्यू 220 वोल्ट, I का वैल्यू 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे क्वेश्चन रिपीटेशन है क्या हो, वैल्यू सेम है हमारा लग रहा है क्वेश्चन में का रिपीट कर गया, वैल्यू सेम ही लिए, तो इसका भी वैल्यू वही 44 आ जाएगा ना, 44 ओम, तो ई ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 44 ओम। अच्छा, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम, तो पावर का फिर इसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या? तो पावर हो गया 44 ओम और रेजिस्टेंस हो गया 44 ओम, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब यहाँ से ना हमारे पास पावर गिवन है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया, बात नहीं करो, यहाँ देखो ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम, यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम, ठीक। एक बल्ब का पावर कितना है? तो 4 1 बल्ब के लिए अगर जाते हैं तो इसका हमारे पास पावर है 10 वाट। अब वोल्टेज कितना है जी? तो एक बल्ब का अगर रेजिस्टेंस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस लगाओ तो P इक्वल टू V²/R लगा दें। चलिए, तो P का वैल्यू बराबर V 220 इंटू बटा R। R का वैल्यू आ गया 220 गुना 220 बटा 10 बटा 100, 22 में 22 से करोगे तो 484, इतना ओम 4840 ओम, ठीक है। यानी एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना आया, इन सब बल्ब को जोड़ के ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया था, क्योंकि ये सभी किस कॉम्बिनेशन में थे। फिर से आ गया पिछला वाला, क्या लेट एन रेजिस्टेंस, या चलो एक्स रेजिस्टेंस जब मान लेते हैं, ज़्यादा यूज टू वर्ड है, तो लेट एक्स रेजिस्टेंस आर connected in parallel combination। n रेजिस्टेंस x रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो उस केस में 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू x टर्म। तो 1/Rp, 1/Rp के जगह पे ये 44 ओम रख सकते हैं ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस तो मेरा 44 ही आया था, तो 1/R1 के जगह पे 4840 प्लस 1/4840 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ जाए, यहाँ सीधा x बाई, या यहाँ लिख भी दो अप टू x टर्म।
तो यहाँ लिख सकते हैं ना x बाई 4800। चलिए अब लगता है आ गया। ले न रे, इसको इधर भेज दोगे, मोबाइल अथी का डिवाइड करता आंसरवा देख के रे। यानी कि हम पूरे सर्किट में कई गो बॉल लगाएंगे, यानी टोटल पूरा लगता है अपार्टमेंटे था जी। टोटल नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू 110। प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल। ओवन में 2 गो कॉइल लगा हुआ है और दोनों का ही रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम का दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन का दोनों जो रेजिस्टेंस है वो कितना का है। अब कह रहा है ना कि उसके अंदर आपको कुछ क्या करना है कि 3 तरह से देखना है। पहला करना है कि दोनों ही रेजिस्टेंस को अगर सेपरेटली कनेक्ट करते हैं तो उससे कितना करंट फ्लो करेगा ये बताना है। फिर दोनों को अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा ये बताना है। एंड फाइनली बताना है कि दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं तब कितना करंट फ्लो होगा, यानी सब में करंट का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 24 ओम। I का वैल्यू पूछ रहा है तीनों ही केसेस में। तो यहाँ लिखोगे फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए। ठीक, I इक्वल टू व्हाट। तो कह रहा है कि जब अकेले 24 ओम के रेजिस्टेंस को अकेले रखेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो when each resistance is connected separately, तो जब ईच रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट करोगे, इस केस में हमारा V इक्वल टू IR कर दो वैल्यू। V के जगह पे 220 बराबर I के जगह पे निकालना है और अकेले करना है तो रेजिस्टेंस 24 ओम न लोगे, तो 220/24 बराबर I नहीं, काट दो। 4 छक 24, 4 पचे 55/6 एम्पियर। 55/6 एम्पियर कब, जब सेपरेटली कनेक्ट करेंगे। फिर कहता है आप इसको सीरीज में जोड़िए, उतारिए मत, अभी नहीं हुआ है। सेकेंड कहता है, सेकेंड पार्ट, व्हेन R1 and R2 are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। करेगा तमाशा का। जब इसको सीरीज में जोड़ते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस यानी 24 प्लस 48 ओम। ठीक, तब फिर से ओम्स लॉ से V बराबर तो IRS कर दोगे ना। V के जगह पे 220 बराबर I और RS के जगह पे 48, यानी I इक्वल टू 220 एम्पियर। काट छाट के जो भी आए वही तुम्हारा जवाब। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कहता है ना कि सबको आप किस कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए। R1 and R2 are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, इस केस में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस, चलिए तो 1/24 प्लस 1/24 2/24 12, यानी आरपी का वैल्यू कितना 12 ओम हो गया। आरपी का वैल्यू फिर से ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर आई है, वैल्यू पुट कर दो 220 बराबर I इंटू 12,
यानी I इक्वल टू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 12, 6 110, 3 55, 55 बाय 3 एम्पियर। देखो सवाल है ना, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm resistor in each of the following circuit: a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। सवाल बोल रहा है कि 2 ohm रजिस्टर दोनों का कंपैरिजन करना है, पावर कैलकुलेट द पावर यूज, मतलब कि हमको पावर का कंपैरिजन करना है 2 ओम के रजिस्टर के द्वारा। जब उसको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ते हैं तब उसका कितना पावर कंजप्शन होगा या पावर जनरेशन होगा, और फिर उसी 2 ओम के रजिस्टर को जब 4 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और एक दूसरा रेजिस्टेंस लेके जो कि 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसके साथ कितना पावर जनरेट होगा। तो दोनों ही पावर जो जनरेट होगा ना, पावर जनरेटेड इन फर्स्ट केस और पावर जनरेटेड इन सेकेंड केस, दोनों का हमको कंपैरिजन करना है। और देखो यहाँ फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो पहले पार्ट के लिए सबसे पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट है ना, है। अच्छा, रेजिस्टेंस हमारा दो है, एगो R1 है 2 ओम और R2 है, सॉरी R1 है 1 ओम, R1 है 1 ओम और R2 है 2 ओम। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि पावर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ पे समझो सीरीज सर्किट एक बनाओ। तो सीरीज सर्किट अगर हम बनाते हैं R1 एंड R2, सीरीज सर्किट हम बना लिए R1 एंड R2, ठीक है। ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। तो ये 6 वोल्ट जो है, हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है ना। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे यहाँ 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, बट करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ना। तो इक्विवेलेंट तो RS अगर निकालो यहाँ पे तो R1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 ओम हो गया। अच्छा, नाउ अब ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू, यहाँ से करंट निकाल लेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट के लिए दिया हुआ है, कितना ओम, पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट है पूरे सर्किट के लिए। करंट हमको नहीं पता है, रेजिस्टेंस निकलिए गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, 6 इक्वल टू I इंटू 3, 3 दूनी 6, यानी I का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर आया ना, 2 एम्पियर आ गया I का। हमसे I थोड़ी पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा है, पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू यहीं पे लिख दें, P इक्वल टू, नाउ P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखो V स्क्वायर बाई R भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है, W बाई T भी होता है, लेकिन हम I स्क्वायर R को क्यों लगाएंगे, क्योंकि करंट हमको पता है और रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है इसमें अभी। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V1 है जो कि हमको पता नहीं है, सेकंड के लिए भी पता नहीं है। तो देखो, तब P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो P इक्वल टू I के जगह पे 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, यानी 2 का स्क्वायर इंटू R के जगह पे कितना ओम पे निकालने के लिए बोल रहा था। अगर यहाँ हम 3 ओम पे निकालेंगे ना तो पूरे सर्किट के द्वारा जो पावर जनरेट हो रहा है वो निकलेगा, लेकिन हमसे कह रहा है कि नहीं, आप सिर्फ
2 ओम वाले रेजिस्टेंस से निकालिए। अगर वही कहता है कि 1 ओम का पावर निकालिए कि 1 ओम कितना पावर जनरेट कर रहा है, बात समझ रहे हो, तो 1 रखते हैं आर का वैल्यू। तो यहाँ कितना रखेंगे 2, तो हो गया 8 क्या वाट। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्लियर हुआ पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरा भी देख लो यहीं पे। अब देखो सेकेंड के लिए 4, या उसको यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए अगर जाते हो तो देखो ये पैरेलल में जोड़ने के लिए ना बोल रहा है, सेकेंड पार्ट तो हमारा पैरेलल में है। चलिए, तो इट मीन्स दैट इस तरह का कॉम्बिनेशन है हमारा, नहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो इसमें क्या चेंज नहीं होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो बदलता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक। अच्छा, करंट का वैल्यू इसमें चेंज होता है, मतलब यहाँ I अगर जाता है तो यहाँ I1 करंट चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा I2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करंट पावर जनरेट के लिए, पावर के लिए हम लोग सीधा सीधा निकालेंगे, वो वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का बात कर रहा है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया और 2 ओम से हमको निकालना है। देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो ना रे 4 वोल्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम। अगर 12 ओम से पूछता ना तो 12 ओम से निकालते, यहाँ आर का वैल्यू कितना रख देते 12 रख देते। हमसे पूछ रहा है पावर, तो इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू वाट, तो P इक्वल टू VA² बाई R, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 वाट। अब देखो कह रहा है ना कि आप कंपैरिजन करिए, तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो पावर जनरेटेड इन सीरीज डिवाइडेड बाय पावर जनरेटेड इन पैरेलल। 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1:1। ठीक है, चलो उतारो तो इसको। इंक नहीं डाला था काजी बढ़िया से, पॉज करो उसको, कट करने में आसान रहता है। बोल रहा है 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply। देखिए इन दोनों ही लैम्प्स को ना पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया गया, तो फिर से वही फिगर बनेगा। ठीक है, फिर से हमारा सेम फिगर जो पिछला में बना था। चलिए इसको हम बना दिए ऐसे, ठीक। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखिए सवाल को समझिए। For first lamp, तो पहले लैंप के लिए अगर जाते हैं तो पावर उसका कितना है 100 वाट है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत? सवाल बोल रहा है ना कि 2 लैंप को कनेक्ट किए आपस में, तो दोनों के द्वारा जो पावर जनरेट होगा ना, उस पावर जनरेट मतलब दोनों हमारे जो लैंप्स हैं, उन दोनों लैंप्स के द्वारा सर्किट में कितना इलेक्ट्रिसिटी को खींचा जाएगा, सर्किट से कितना इलेक्ट्रिसिटी को लिया जाएगा, वही हम लोगों से पूछ रहा है।
सवाल समझ में आया? सवाल बोल रहा है कि 2 गो लैंप लिया गया, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया गया, तो पैरेलल में जोड़ने के बाद, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद दोनों ही लैंप के द्वारा सर्किट से टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी को लिया जाएगा। इट मीन्स दैट हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको देखो, यहाँ से कितना करंट चलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ फिर आके क्या मिलेगा, क्या? तो इट मीन्स दैट कि अगर हम I1 प्लस I2 कर दें तो I मिल जाएगा ना, तो इसमें भी वही कर देंगे। मतलब कि पहले लैंप के द्वारा भी जो करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको निकाल लेंगे, और दूसरे लैंप का करंट निकाल लेंगे, और फिर दोनों को निकाल के जोड़ कर देंगे। बात समझ में आया? आसान नहीं है? तो P इक्वल टू क्या होता है, VI। ये तो बहुत आसान है। तो P का जगह पे 100 इक्वल टू V कितना है, 220 इंटू I निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग I बराबर लिख सकते हैं ना, 100 बाई 220, ये कट गया, यानी 10 बाई 22 एम्पियर आ गया। अच्छा, सेकेंड लैंप के लिए जाओ, 4 सेकेंड लैंप। तो दूसरे लैंप के लिए अगर जाते हो, तो पावर कितना है, पावर कितना है, 60 वाट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, I इक्वल टू वाट, और यहाँ भी I इक्वल टू वाट। तो देखो, तो यहाँ पे फिर से P इक्वल टू VI, वैल्यू पुट करें, पावर के जगह पे 60 बराबर, यानी I बराबर कितना हो गया, 6/22 एम्पियर। हमसे पूछ रहा है ना कि टोटल कितना करंट मिलेगा, तो यही दोनों मिल के ना आगे जाके इतना बना देगा क्या जी? मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आगे फाइनल हमारा करंट, फाइनल करंट होगा पूरे सर्किट का टोटल करंट ड्रॉन इक्वल टू 10/22 प्लस 6/10, 6 16/22, 2 8 16, 11 दूनी 22, यानी 8/11 एम्पियर का करंट जो है पूरे सर्किट से हमारा खींचा जाएगा। देखो, सवाल बोल रहा है which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes। 1 घंटा में 250 वाट का टीवी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा या कंज्यूम करेगा, या फिर 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट्स में ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा। तो हमको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है दोनों ही केसेस में। पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, खैर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमको मतलब नहीं है। देखो तो 4 टीवी सेट के लिए अगर जाते हो तो उसका पावर कितना है, 250 वाट है ना। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है जी, 1 आवर है। तो इसको चेंज करोगे सेकेंड में तो 60 × 60 सेकेंड होगा ना, यानी 3600 सेकेंड। अच्छा, 3600 सेकेंड। तो अब देखो, हमसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एनर्जी। तो P इक्वल टू E/T हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। बस हो गया हमारा 3600, 9 हो गया, 0 हो गया, और एक और 0 हो गया। अब फिर 3 वो 0 और हो गया, यानी 9 × 10⁵ जूल गुना 4 क्या है फिर, टोस्टर। तो टोस्टर के लिए अगर जाते हो तो इस केस में पावर कितना उसका यूज़ होता है, उसके द्वारा 1200 वाट है उसका, और टाइम कितना है, उसको 10 मिनट में चलाया गया है।
ओनली फॉर 10 मिनट्स उसको ऑपरेट कराया गया है। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1200 बराबर E निकालना है और टाइम, अच्छा इसको ऐसा करो 10 × 60 हो जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड इक्वल टू E इक्वल टू हो जाएगा 1200 गुना 600 E इक्वल टू 12 छक इंटू 10 के पावर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे ना, इतना जूल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 7.2 × 10⁵ जूल। तो किसके द्वारा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, नहीं, यानी टीवी सेट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम और करंट का वैल्यू है 15 एम्पियर। कह रहा है फ्रॉम द सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स। अच्छा टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर, 2 आवर। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हीट एनर्जी का रेट निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और 1 सेकेंड में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये बताने का काम कौन करता है, पावर। क्योंकि हम जानते हैं पावर का डेफिनेशन क्या होता है, P इक्वल टू W बाई रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क उसको इस वे में भी कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो यही ना कह रहा है रेट एट विच एनर्जी इज डेवलप्ड, यानी हमको निकालना क्या है, पावर, ना कि एनर्जी निकालना है। बात समझ में आया, निकालना क्या है, पावर। अगर यही रेट हटा देता ना तब फिर सिंपली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी एनर्जी हम निकाल देते, लेकिन हमको यहाँ निकालना है, क्योंकि रेट लगा दिया इसलिए निकालना क्या है, पावर। चलिए तो अब हमारा है आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर। चलिए आई के जगह पे 1800 वाट भी कह सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी कह सकते हो और वाट भी कह सकते हो। नंबर 18 देखो बोल रहा है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हमको एक्सप्लेन करना है। इसका ए है, 18 का ए है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प्स के फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, because the melting point and resistance of tungsten is high, so it is always used in filament of electric lamp. दूसरा, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? अच्छा हाँ, ये सवाल है कि उसका जो हमारा ये होता है, why are the conductors of electric heating devices, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें जो कंडक्टर्स लगाया जाता है वो मेटल्स का ना लगा के एलॉय का लगाया जाता है, और वो एलॉय जनरली, तो क्यों एलॉय का क्यों बनाया जाता है, बताए थे इसके बारे में, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इज हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। क्लियर है, जनरली सिर्फ एक लाइन में हमारा जवाब होगा कि एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है मेटल के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल करते हैं। वाई सीरीज अरेंजमेंट और नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की सवाल है तुमसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे घरों में इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं, हमारे घरों के सर्किट में हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज, अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, सर्किट में अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं
तो पावर कंजप्शन जो है या पावर जनरेशन बढ़ेगा, इट मीन्स दैट एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा। एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। एक डिवाइस को चलाने के लिए सभी डिवाइसेस को चलाना होगा, एक खराब होगा तो बाकी का काम करना बंद हो कर दे। खराब नहीं होगा, काम नहीं करेगा, थोड़ी ना ये वो जलाते सब नहीं चलेगा, बट काम करना बंद कर देगा। अच्छा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी पाथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये बताइए, सवाल नंबर डी है 18 का डी। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है ना, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है। रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है, नहीं बताए थे। तो यही ना, सवाल को पढ़ो ना, यही तो कह रहा है कैसे वेरी करता है, यही तुमसे लेंथ पे पूछता था डायरेक्टली प्रोपोज। अगला सवाल, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज लो, दैट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट हीट। हीट तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर है, इसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। तो यही था हमारा एनसीईआरटी का जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इतना ही था। ये वायर है हमारा, इसका लेंथ कितना दे रहा है रेजिस्टेंस है। चलो इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। इस केस में इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है। लेट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी L and A रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक। मान लिया कि लेंथ उसका L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी, 5 ओम। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बोलिए नहीं रहे हो। इसको ऐसा कर सकते हो ना, R1 इक्वल टू रो इंटू L बाई, चलिए तो R1 के जगह पे पुट कर दीजिए, कितना, बराबर रो इंटू L बाई। अब यहाँ समझिए, अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि वो स्ट्रेचिंग पे फोर्स कर रहे थे, इस तार को खींचा गया, तो तार को खींचोगे तो वो लंबा हुआ, तो लंबा हुआ तो सिर्फ लंबाई चेंज किया, मोटाई चेंज नहीं करेगा। तो तार को अगर खींच लिए हम, अब इतना लंबा हमारा तार हो गया। अच्छा, तो अब हमारा तार जो है, तार का लंबाई अब कितना हो जाएगा, दैट्स द पॉइंट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तो लिखोगे इफ द वायर इज डबल्ड किया गया, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, डबल्ड, तो लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कितना, A/2। अच्छा, यानी रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंजेस। तो अब न्यू रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं हम R2, तो इस केस में फॉर्मूला रो, अच्छा लेंथ के जगह पे क्या रखोगे, 2L डिवाइडेड बाय A/2। चलिए, रो इंटू 2L इंटू 2 डिवाइडेड बाय A।
R2 इक्वल टू 4 इंटू रो L बाई ए। R2 इक्वल टू 4 इंटू रो L बाई ए जहाँ है फ्रॉम इक्वेशन 1 रो इंटू L बाई ए के जगह पे 5 रख सकते हो जी। क्या दिख गया? 20 ओम, यानी लंबाई को दुगना किए तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया।